लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी एग्जांपल भी की थी। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर के केस में हम लोगों ने आर क्यूब की एग्जांपल की थी। आर क्यूब क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। मींस आर क्यूब के फाइनाइट एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये 3 एलिमेंट्स लेके E1 E2 E3। E1 आपके पास 1,0,0 है, E2 आपके पास ये वाला एलिमेंट और E3 ये वाला एलिमेंट है। ये 3 एलिमेंट्स लेके हम आर क्यूब को जनरेट कर सकते हैं। जनरेट कर सकते हैं मीन्स इन तीनों एलिमेंट्स को लेके नया सेट बना के उन एलिमेंट्स का, उन नए सेट का जब हम लीनियर स्पैन बनाएंगे तो वो स्पैन जो है वो आर क्यूब की इक्वल होता है। तो दूसरे लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि जो सेट एस है आर क्यूब को जनरेट कर रहा है। मीन्स कि एस के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन बना के जो नया सेट बनता है वो आर क्यूब की इक्वल बन जाता है। तो एस की आर क्यूब के हम लोगों ने 3 एलिमेंट्स लिए थे, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके सेट बना के नया सेट बनाया था, फिर उसके लीनियर स्पैन से आर क्यूब बन जाता है। इसलिए आर क्यूब को हम कहते हैं कि वो क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स हों। इन 3 के अलावा किसी वेक्टर स्पेस में और भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनको लेके हम जो है वो किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई से भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं ऐसे कि जिनको लेके कोई वेक्टर स्पेस पूरी की पूरी जनरेट हो रही है, तो उस केस में हम कह देंगे कि वो वेक्टर स्पेस क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। चाहे किसी एक स्टूडेंट ने कोई और कुछ और एलिमेंट्स लेके वेक्टर स्पेस को जनरेट किया हो और किसी और स्टूडेंट ने कुछ और एलिमेंट्स लेके वेक्टर स्पेस को जनरेट किया हो, तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाती है या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके उनके सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन का कलेक्शन इकट्ठा करके वो वेक्टर स्पेस जो है बन जाती है, तो हम उस केस में कह देंगे कि वो वेक्टर स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। और उसके अलावा अगर किसी वेक्टर स्पेस के केस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं मिलते जिनके सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन अगर हम इकट्ठे करें और वो वेक्टर स्पेस बन जाए, ऐसा में कोई फाइनाइट सेट किसी वेक्टर स्पेस के केस में नहीं मिलता, तो उस वेक्टर स्पेस को हम जो है वो इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ये इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है जो हम लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है? अ वेक्टर स्पेस विच इज़ नॉट फाइनाइट डायमेंशनल। ऐसी वेक्टर स्पेस जो फाइनाइट डायमेंशनल ना हो, मीन्स ऐसी वेक्टर स्पेस जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके उस वेक्टर स्पेस को हम जनरेट ना कर सकें, उस वेक्टर स्पेस को हम कहते हैं कि वो क्या है? इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और इसकी एग्जांपल हम लोगों ने ये एग्जांपल नंबर 15 जो है ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है ओवर द फील्ड एफ, सेट ऑफ ऐसा सेट जिसमें सारी की सारी पॉलिनोमियल जो हैं वो इकट्ठी की गई हैं फील्ड को एलिमेंट्स को लेके, फील्ड के एलिमेंट्स में से कोएफिशिएंट लेके, ऐसा सेट जिसमें सारी की सारी पॉलिनोमियल जो हैं वो इकट्ठी की गई हैं, उस सेट को हम पी ऑफ एक्स से नोट करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जो सेट है वो वेक्टर स्पेस बनती है। इसका प्रूफ भी हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो वेक्टर स्पेस है ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि इस वेक्टर स्पेस में से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 5 या 10 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स आप ले लें, चाहे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके हम पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस जो है वो जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जो है ये वेक्टर स्पेस जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? फिर इसको हम कहेंगे ये क्या है? इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ठीक है। तो ऐसी इस सेट ऑफ ये जो पॉलिनोमियल वाली वेक्टर स्पेस है, इस पॉलिनोमियल के केस में कोई ऐसा फाइनाइट सेट नहीं मिलता जिसके केस में ये जो है वो लीनियर स्पैन वी की इक्वल आ जाए। हाँ, हमें इन्फिनिट सेट मिल जाता है, ऐसा सबसेट मिल जाता है जिसके केस में लीनियर स्पैन जो है वो वेक्टर स्पेस की इक्वल आ जाए, लेकिन हमें फाइनाइट सबसेट नहीं मिलता। तो क्योंकि फाइनाइट सबसेट हमें नहीं मिलता ऐसा वेक्टर स्पेस का जिसको लेके हम जो है पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकें, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं है। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं है तो फिर क्या है? ये फिर इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगी। मीन्स इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके फिर हम इस वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेके नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक सेट लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल एस इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इस कैपिटल एस सेट में वेक्टर स्पेस जो कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, कुछ नहीं बल्कि इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लिखे हुए हैं सोन करके। तो ये जो इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेट एस में, इस पूरे के पूरे एस को यूज़ करके हम पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस बना सकते हैं। और इस पूरे के पूरे एस में देखें इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को नहीं बना सकते। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जो है वो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं है। ये क्या है? इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। मींस फाइनाइट एलिमेंट्स लेके वेक्टर स्पेस के हम पूरे की पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो कैपिटल एस सेट लिखा हुआ है इसमें वेक्टर स्पेस के इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट किए हुए हैं। अगर आप इस पूरे के पूरे एस को यूज़ करके और इसका लीनियर स्पैन बनाएंगे तो पूरी की पूरी आपको वेक्टर स्पेस मींस ये सेट ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कैपिटल पी ऑफ एक्स जो है वो ये आपको मिल जाएगी।
इसलिए कैपिटल पी ऑफ एक्स क्या है, ये इनफिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एग्जांपल है। ये एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो जो इसके बाद आता है वो लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का है, लेकिन पूरे टॉपिक को हम लोग फिलहाल जो स्किप करने लगे हैं क्योंकि आपको पता है हमारे पास लेक्चर ज़्यादा नहीं है, हमारे पास लेक्चर कम है नेक्स्ट पढ़ाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक जो है फिलहाल यहाँ पे जो है वो स्किप करेंगे और जो फिलहाल शॉर्ट वक्त में आसानी से जल्दी पढ़ सकते हैं उस टॉपिक को फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो अब और आप अपनी बुक का पेज नंबर 264 मैथमेटिकल मेथड का निकालेंगे। मेरे पास जो PDF है उसमें पेज नंबर 43 आया है, लेकिन अगर आप बुक का पेज निकालेंगे तो बुक का पेज आपका आएगा पेज नंबर 264। पेज नंबर 264 पे नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान है बाकी टॉपिक से जिनको हम लोगों ने स्किप कर दिया है फिलहाल टाइम कम होने की वजह से, इसलिए मैं ये वाला करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसकी डेफिनेशन जो है वो सब स्पेस की डेफिनेशन थोड़ी सी मिलती जुलती है, बस थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन वैसी नहीं है। तो डेफिनेशन इसमें क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली एक फंक्शन ही होता है, जैसा आप लोग जो है वो आमतौर पर फॉर एग्जांपल रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ले लेते हैं क्या स्मॉल एफ और डिफाइन कर देते हैं उसको एक सेट से दूसरे सेट तक। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम जो है वो कैपिटल एक्स सेट से कैपिटल वाई सेट एक्स तक जो वाई तक जो है वो सेट को फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जो पहला सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं, जो दूसरा सेट होता है उसको को डोमेन कहते हैं। और दूसरे सेट में से हमारे जितने भी आंसर आते हैं उन सारे आंसर की कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक फंक्शन है एक सेट से लेकर दूसरे सेट तक, ये आपके पास क्या है कैपिटल एक्स, ये आपके पास क्या है कैपिटल वाई। तो जो कैपिटल एक्स है इसको डोमेन कहते हैं, कैपिटल वाई को कोड डोमेन कहते हैं। और इस फंक्शन डिफाइन कर देते हैं कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई तक। और हमारे जो इस फंक्शन को यूज़ करते हैं जितने भी हमारे आंसर आते हैं उस वाई के अंदर उन सारे आंसर को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो उन सारे आंसर का जो कलेक्शन बनता है उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, उस कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लास्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को फंक्शन की डोमेन रेंज वगैरह की डेफिनेशन जो है कुछ क्लियरली जो है वो भी डिटेल में बताई हुई थी। तो फिलहाल हम लोगों ने इस टॉपिक में फिलहाल ज़्यादा नहीं जाना, सिर्फ ये यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास एक तरह का फंक्शन ही है, जैसे आप लोग फंक्शन आप लोगों ने पहले पढ़े हुए थे कि जिसमें हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एक सेट एक्स से कैपिटल एक्स से दूसरे सेट वाई तक, या फिर एक सेट ए से दूसरे सेट बी तक, कैपिटल ए से कैपिटल बी तक। तो एक तरह का आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन ही है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम की चेंजिंग हो जाएगी, यहाँ पे फंक्शन एफ की जगह जो है वो टी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। टी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो फंक्शन पढ़ रहे हैं इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी जब ये सेटिस्फाई करेगा। तो क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वे सेंस में हम इस फंक्शन को पढ़ रहे हैं इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के टी को माइंड में रखते हैं यहाँ पे टी का वर्ड यूज़ किया। अदरवाइज यहाँ पे टी का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डी भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्यू भी यूज़ कर सकते हैं, यू भी यूज़ कर सकते हैं, या एफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह का फंक्शन ही है, नाम यहाँ पे कोई भी यूज़ हो सकता है। तो एक फंक्शन यहाँ पे है इन्वॉल्व हो रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में। उस फंक्शन को हम कहेंगे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे पूरी डेफिनेशन में पढ़ते हैं हम। तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस होनी चाहिए और दोनों ही वेक्टर स्पेसेस जो हैं वो एक ही फील्ड के ऊपर जो है वेक्टर स्पेसेस जो हैं वो होनी चाहिए। उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करना है, लेट टी एक फंक्शन है, जैसे एफ हमारे पास फंक्शन होता है वैसे टी एक फंक्शन है। टी क्या है, यू वेक्टर स्पेस से लेकर वी वेक्टर स्पेस तक एक फंक्शन है हमारे पास। इस फंक्शन को हम कहेंगे वो क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कब कहेंगे, देन टी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये फंक्शन जो है टी फ्रॉम कैपिटल यू टू कैपिटल वी, अगर ये फंक्शन ये फॉलोइंग टू कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब इस फंक्शन को हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर इस फंक्शन में अगर दो एलिमेंट्स, अब आपको पता ही है कि जब कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं एक सेट से दूसरे सेट तक कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसमें जो इनपुट एलिमेंट्स पुट करते हैं वो पहले सेट में से इनपुट एलिमेंट्स पुट करते हैं, और जो हमारा आंसर आता है फंक्शन का आंसर हमारा जो है वो दूसरे सेट में आता है। तो यहाँ पे हमारा पहला सेट क्या है, यू है। तो जब हमने इनपुट पुट करनी है इस फंक्शन टी में तो हमने पहले सेट यू में से पुट करनी है, कैपिटल यू में से, और हमारा आंसर जो है फिर क्या आएगा, हमारा आंसर जो है वो कैपिटल वी में आएगा, तो दूसरे सेट में नहीं आएगा। तो
कंडीशन क्या है कि जब हम पहले सेट में से दो एलिमेंट ले लें, लेट्स से स्मॉल u1 और स्मॉल u2, जब पहले एलिमेंट से अगर हम दो एलिमेंट ले लें, उन दो एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करके इस फंक्शन में पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाए, हमारा आंसर इस तरह आए, टी ऑफ u1 का आंसर अलग से आ जाए प्लस टी ऑफ u2 का आंसर जो है वो अलग से आ जाए। फिर देखें यहाँ पे क्या किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में पूरे के फंक्शन में u1 प्लस u2 ऐड करके पुट किया है, ठीक है। जब ऐड करके पुट करें आप उस फंक्शन में, ऐड करने के बाद आप देखें कि आपका आंसर जो है सेपरेट हो जाता है, मीन्स टी ऑफ u1 का आंसर अलग प्लस टी ऑफ u2 का आंसर अलग हो जाता है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो इसको कहेंगे फर्स्ट कंडीशन, अगर पहली कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो और दूसरी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हो कि जो पहला सेट है उसके किसी भी एक एलिमेंट को अगर फील्ड के किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उसको फंक्शन में पुट कर दें, फील्ड में से क्या लिया है, फील्ड में से ए लिया है कोई एलिमेंट, पहले सेट में से एक एलिमेंट u लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फंक्शन में पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे टी ऑफ ए यू का मतलब ऐसे ही जैसे आप लोग जो है एफ ऑफ एक्स निकालते हो, इस तरह एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह आप 2 पुट कर सकते हो, 2u पुट कर सकते हो, इस तरह ये उसी सेंस में है। यहाँ पे एफ की जगह आपका फंक्शन टी है तो टी में ए यू पुट करेंगे, ए क्या है फील्ड का एलिमेंट है और यू क्या है पहले सेट का यानी कि यू का कैपिटल यू का एलिमेंट है, तो ए और यू को दोनों को मल्टीप्लाई करके फंक्शन इनपुट कर दो, अगर आपका आंसर जो है इस तरह आ जाए कि ए आपका जो है वो साइड पे आ जाए और टी ऑफ यू जो है वो साइड पे बन जाए, तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको हम कहते हैं कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर किसी फंक्शन के केस में जो फंक्शन एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस तक हो, उस फंक्शन के केस में अगर आप देखते हैं कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिर दोबारा पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेसिस हों जो एक ही फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेसिस हों दोनों ही, तो उन दोनों वेक्टर स्पेसिस के दरमियान अगर हम एक फंक्शन डिफाइन कर दें टी फ्रॉम कैपिटल यू टू कैपिटल वी, और वो फंक्शन जो है जो डिफाइन करें वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें, एडिशन वाली कंडीशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन क्या है, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो क्या है, वो फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये जो दो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे चेक की हैं, इन दोनों कंडीशन को हम इकट्ठा भी चेक कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को सब स्पेस के केस में याद हो, सब केस में हम लोगों ने सब स्पेस चेक करने के लिए दो क्राइटेरियाज पढ़े थे। एक क्राइटेरिया तो ये था जो कि थ्योरम था कि हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अलग अलग चेक करें, और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि हम क्रॉली यूज करते हो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को इकट्ठा चेक कर लें। उसी सेंस में यहाँ भी बात हो सकती है ये वाली कि यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस फंक्शन में कहते हैं, ऐसे फंक्शन में कहते हैं जिसमें ये दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हों, लेकिन ये दो कंडीशन जो है वो अलग अलग चेक करने की बजाय इकट्ठी भी चेक कर सकते हैं। इकट्ठी किस तरह चेक करेंगे, इकट्ठी इस तरह चेक करेंगे कि आप किसी फंक्शन टी को अगर आपने चेक करना है कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, तो आप क्या करें, फील्ड में से दो एलिमेंट ले लें और दो एलिमेंट जो है वो पहला सेट जो कि कैपिटल यू है यहाँ पे उसमें से ले लें, ओ तो फील्ड के एलिमेंट्स को पहले सेट यू के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड करके फिर उसको फंक्शन टी में जो है पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये दो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो एडिशन भी इन्वॉल्व हो रही है, और एलिमेंट्स जो हैं वो फील्ड के एलिमेंट्स और पहले सेट के एलिमेंट वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व हो रही है। तो ये वाली एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो दोनों इकट्ठी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगी, और इकट्ठी इन्वॉल्व होकर एक स्टेप में जो है दोनों चेक हो जाएंगी कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों डिफाइन होती हैं या नहीं होती हैं। तो आप कोई भी फंक्शन जिसको आपने वेक्टर स्पेस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है, तो आप जो है वो ये वाली कंडीशन जो है इसको यूज़ करके भी चेक कर सकते हैं वो फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, कि दो एलिमेंट फील्ड में से लें, दो एलिमेंट वेक्टर पहले सेट में से लें जो कि फंक्शन में गिवन दिया गया है पहला सेट, वो जरूरी नहीं है यू हो, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल कैपिटल यू है तो पहले सेट में से दो एलिमेंट लें, उनको आपस में अप्लाई करके ऐड करके फंक्शन में पुट कर दें, और पुट करने के बाद अगर आपका आंसर जो है वो ये वाला आता है कि a1 बाहर आ जाता है फील्ड का एलिमेंट और टॉप u1 आपका आंसर में आ जाता है, उसके बाद प्लस a2 साइड पे आ जाता है और साथ में टॉप u2 वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह अगर आपका आंसर जो है सेपरेट होकर आ जाता है, तब भी हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है टी जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन होना चाहिए दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान, और फंक्शन या तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, या तो वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब हम कह देंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। या फिर ये दोनों कंडीशन चेक करने की बजाय अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है अकेली, तो इसमें भी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों कंडीशन चेक हो जाती हैं, एक ही बार में इकट्ठी चेक हो जाती हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ पे देखें कि अगर कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये वो फंक्शन जो है वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगर ये वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है मीन्स ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि
उस फंक्शन में फील्ड के एलिमेंट को पहले सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आंसर में क्या आए, फील्ड का एलिमेंट साइड पे आ जाए और टॉप यू जो है वो साइड पे आ जाए। तो यहाँ पे देखें अगर कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। अगर कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये वाली कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो अगर ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, तो यहाँ पे अगर हम फील्ड की जगह, फील्ड में जो ए हमने पुट किया हुआ है, यहाँ पे फील्ड का एलिमेंट जो ए पुट किया हुआ है, यहाँ पे अगर ए की जगह हम फील्ड में से 0 पुट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि फील्ड क्योंकि अंदर एडिशन बिलियन ग्रुप होता है, इसमें 0 एलिमेंट होता है, तो अगर फील्ड में से 0 ए की जगह 0 लेके ए की जगह 0 एलिमेंट पुट कर दें यहाँ पे इस सेकेंड कंडीशन में, तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास बनेगा यहाँ पे टा ऑफ ए की जगह 0 आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो टा ऑफ 0 यू आ जाएगा और टा ऑफ 0 यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल होगा, क्योंकि अगर वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो है वो सेकंड कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी। ये याद रखना, मैं ये केस तब डिस्कस कर रहा हूँ जब आपके पास कोई फंक्शन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। अगर कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो सेकंड कंडीशन जो है ये वाली सेटिस्फाई होती है, मींस कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसका आंसर इस राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, टा ऑफ ए यू, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए इंटू टा ऑफ यू। अब यहाँ पे इस कंडीशन में अगर हम ए की जगह 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ए की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टा ऑफ 0 यू, और राइट हैंड साइड में अगर ए की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 इंटू टा ऑफ यू। ठीक है, अब दोनों साइड का आंसर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे क्या आता है, टा ऑफ 0 यू क्या बन जाएगा, टा ऑफ 0 यू टा ऑफ टी ऑफ 0 बन जाएगा, और जो राइट हैंड साइड भी 0 इंटू टी ऑफ यू है तो 0 टी ऑफ यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टा ऑफ 0 भी हमेशा 0 के इक्वल होगा। मीन्स अगर फंक्शन में हम 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद भी आंसर हमेशा जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए, या 0 के इक्वल हमेशा होगा। तब होगा जब आपका फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन ये भी मिलती है कि अगर कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ 0, यानी कि फंक्शन में अगर 0 पुट कर दें, पहले सेट में से 0 लेके अगर वो 0 जो है हम फंक्शन में पुट कर दें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए हमेशा। तो अगर ये किसी फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता तब वो फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने भी चेक कर लिया है। अगर कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो सेकंड कंडीशन जो है ये वाली सेटिस्फाई होती है, अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है अगर कोई फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के अगर कोई क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले चेक कर लेना है कि उस फंक्शन में 0 पुट करने से आंसर 0 आता है या नहीं आता। अगर उस फंक्शन में पहले सेट का 0 एलिमेंट पुट करने से आंसर 0 आ जाता है, दूसरे सेट का एलिमेंट 0 आ जाता है, तो फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि उसमें ये दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती। ठीक है, अगर किसी फंक्शन में पहले सेट का 0 एलिमेंट पुट करने से 0 एलिमेंट ना आए तो वो फंक्शन जो है हमेशा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा ना डाउट वाला थोड़ा सा केस है, मैं फिर थोड़ा रिपीट कर दूं यहाँ पे कि जब भी आपको कोई फंक्शन दिया गया होगा, लेट से टी एक फंक्शन दिया गया है कैपिटल यू से कैपिटल बी तक, यू और बी वेक्टर स्पेसिस हैं, तो आप लोगों से कहा जाए कि चेक करें कि ये फंक्शन वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो हमें चेक करने का क्राइटेरिया तो यही है एक्चुअली कि चेक करें कि उसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है डिफाइन हो रही है नहीं हो रही। लेकिन अगर आप लोगों ने ये चेक करना हो कि अगर वो फंक्शन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो आप सबसे पहले जो है वो ये चेक करें कि टा ऑफ 0 कहाँ से 0 के इक्वल आता है नहीं आता। ये उसी तरह का केस ही है जैसे आप लोगों को कोई सेट दिया गया आपसे कहा जाए कि वो चेक करें कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। और मैंने आपको बताया था कोई भी सेट हो उसको वेक्टर स्पेस या सब स्पेस तब भी होता है, वेक्टर स्पेस अगर उस सेट में 0 एलिमेंट ना हो तो वेक्टर स्पेस या सब स्पेस कभी भी नहीं होता। फिर रिपीट करूँ थोड़ा सा मैं कि जब आपको कोई सेट दिया जाता है आपसे कहा जाए कि चेक करें वो सेट जो है वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो अगर तो उस सेट में 0 एलिमेंट नहीं है तो वो सेट कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि 0 एलिमेंट ना होने की वजह से वो सेट जो है कभी भी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा, वेक्टर स्पेस की कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होगी और सेट जो है कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। उसी तरह की सेंस जो है यहाँ पे यूज हो रही है। सबसे पहले आप चेक करके देख लें कि टा ऑफ 0 का आंसर जो है 0 की इक्वल आता है नहीं आता।
अगर तो जीरो के इक्वल नहीं आता आंसर, तो अब आप वहीं कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन दिया गया है वो वेक्टर सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। और अगर टॉप जीरो का आंसर जीरो के इक्वल आ जाता है, तब फिर आप लोगों को कंफर्म नहीं होगा ये सब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तब आप लोगों को क्या करना होगा, ये दोनों कंडीशन जो है वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है, फिर वो चेक करनी होगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, या फिर ये वाली कंडीशन इकट्ठी चेक कर लेंगे, ये वाली सेकंड कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका फंक्शन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने फिर कुछ क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे जब भी कहा गया होगा किसी फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करें, तो आप लोगों ने जनरली प्रूव करना है कि एडिशन करने से भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से भी आंसर हमारा इस तरह का आ रहा है, मीन्स ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, ताकि कुछ और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ फिलहाल। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 28 यहाँ पे लिखी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 28 में क्या कहते हैं, अगर आपके पास टी फ्रॉम यू टू वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने का क्या मतलब है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है वो ये वाली दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स टी ऑफ यू वन प्लस यू टू का आंसर टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू आएगा, एंड टी ऑफ ए यू का आंसर ए इंटू टी ऑफ यू आएगा। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 28 में उसने खुद ही कहा हुआ है लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे उसने खुद ही में दिया हुआ है कि टी फ्रॉम यू टू वी क्या है, ये जो फंक्शन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या होगा, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी वो सेटिस्फाई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि यू और वी वेक्टर स्पेसेस हैं और सेम फील्ड लेफ्ट, देन शो दैट वो क्या करता है, शो करें, ये शो करें कि टी ऑफ माइनस यू का आंसर माइनस इंटू टी ऑफ यू आएगा, एंड टी ऑफ यू माइनस वी का आंसर टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी आएगा। तो ये एग्जांपल में कहता है कि अगर आपके पास टी फ्रॉम यू टू वी, अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब ये है कि वो दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन में ये पूछता है, कह रहा है कि आप तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, टी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस इंटू टी ऑफ यू है, और दूसरा जो है वो ये वाली कंडीशन जो है वो प्रूफ करो। तो प्रूफ करते हैं दोनों के केस में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि टी फ्रॉम यू टू वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई होंगी, दोनों सेटिस्फाई होंगी। तो दूसरी कंडीशन जो कि है टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ यू, ये भी सेटिस्फाई होगी हमेशा। अब ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, और फील्ड में हमें पता है फील्ड में -1 भी होता है। जो हमें फील्ड की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, फील्ड अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, उसमें जीरो एलिमेंट जो है लाजमी होता है। और उसके अलावा फील्ड में से अगर जीरो निकाल दें तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी एबिलियन ग्रुप होता है। अब वो अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप है तो उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी। तो मल्टीप्लिकेटिव अगर आइडेंटिटी है फील्ड में, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जो इनवर्स है एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि फील्ड अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एडिटिव इनवर्स यानी कि -1 भी फील्ड में हमेशा लाजमी होता है, चाहे आपके पास वो कोई फील्ड क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है वो फील्ड के सारे एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ए यहाँ पे फील्ड का एलिमेंट है, तो अगर हम क्या करें यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है किसी भी फील्ड में -1 हमेशा लाजमी होता है, तो अगर हम यहाँ पे ए की जगह -1 पुट कर दें, तो ए की जगह -1 पुट करेंगे इस कंडीशन में, तो क्या होगा, आपके पास आंसर क्या आएगा। ए की जगह यहाँ पे अगर -1 पुट करेंगे तो आपको टी ऑफ ए इंटू यू की जगह क्या मिलेगा, टी ऑफ -1 इंटू यू, यहाँ पे ये लिखा होगा टी ऑफ -1 इंटू यू, आपको क्या मिल जाएगा, टी ऑफ माइनस यू मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड में एक जगह -1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखा है, मैं आपको जरा आसान तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए की जगह -1 पुट करेंगे। तो ए की जगह -1 पुट करके देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, टा ऑफ -1 इंटू यू, या क्या किया, ए की जगह -1 पुट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके बाद जब राइट हैंड साइड पे हम जो करेंगे ए की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 इंटू यू। तो ये मैंने क्या किया है, अब ये -1 है यहाँ पे, तो ये जो कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही थी, इस कंडीशन में मैंने क्या किया है, ए की जगह जो है वो -1 पुट कर दिया है। ए की जगह -1 पुट करने का मुझे मिलेगा टा ऑफ -1 इंटू यू इज इक्वल टू -1 इंटू टा ऑफ यू। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं,
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, -1 u से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब -1 u से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, टा ऑफ -u ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड में -1 जो है वो टा ऑफ यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 जब टा ऑफ यू से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू टा ऑफ यू आ जाएगा। तो ये जो उसने क्वेश्चन में आपको पहली कंडीशन प्रूव करने के लिए कहा था, टा ऑफ -u इज इक्वल टू माइनस टा ऑफ यू प्रूव करने, ये हमारे पास कंडीशन, पहली कंडीशन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी कंडीशन जो है वो उसको यूज़ करते हुए पहली कंडीशन ये वाली जो है वो प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह जो सेकंड कंडीशन उसने प्रूव करने के लिए कहा है, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन यूज़ करेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन क्या है, आपको अगर मैं एक बार पहले दिखाता हूँ यहाँ पे पहली कंडीशन कौन सी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन जो है वो ये वाली है कि जो पहला सेट है उसके दो एलिमेंट को अगर आपस में ऐड करके फंक्शन इनपुट करें तो आंसर हमारा क्या रहता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये जो दूसरी कंडीशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ये हम वाली यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो दूसरी कंडीशन एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। तो दूसरी कंडीशन कौन सी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, टा ऑफ u1 प्लस u2, और ये u1 और u2 क्या है, जो पहला सेट कैपिटल U है, वेक्टर स्पेस है, प्लस सेट उसमें से बिलोंग करते हैं। ये किसके इक्वल आएगा, टा ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। जो टी पढ़ना है मेरे, मैं जो है ना वो टा बाबा मेरे जो है ना वो जुबान से निकल जाता है, तो आप इसको टी पढ़ेंगे, टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। ये आपके पास पहली कंडीशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ये भी सेटिस्फाई होगी। क्यों सेटिस्फाई होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन दिया गया है कि ये जो फंक्शन है टी जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये पहली कंडीशन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेटिस्फाई होगी। अब हम लोगों ने जो है वो इसको प्रूव करना है जो कि क्वेश्चन हमें गिवन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे u1 की जगह क्या पुट कर देंगे, u1 की जगह हम u पुट कर देंगे, और उसके बाद जो u2 है, u2 की जगह यहाँ पे -v पुट करेंगे। ये पुट करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो u1 की जगह u पुट करेंगे और u2 की जगह -v पुट करेंगे। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन है, ये वाली जो सेटिस्फाई होती है, इसमें पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसमें पुट करेंगे तो टा ऑफ u1 की जगह क्या पुट करेंगे, u पुट करेंगे, और प्लस u2 की जगह क्या पुट करेंगे, u2 की जगह -v पुट करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में भी टा ऑफ u1 की जगह u पुट करेंगे तो यहाँ पे टा ऑफ u आ जाएगा, और उसके बाद प्लस टा ऑफ u2। तो और u2 की जगह हम लोगों ने -v पुट करना है, तो u2 की जगह यहाँ पे अगर हम -v पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टा ऑफ -v। ठीक है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने u1 और u2 की जगह u और -v पुट कर दिए हैं। अब इन सिंप्लीफाई करके इनका आंसर निकालते हैं। आंसर क्या आता है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में टा ऑफ u1 प्लस -v लिखा हुआ है, तो u1 प्लस -v क्या बन जाएगा, ये u माइनस v बन जाएगा, टा ऑफ u -v बन जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो टा ऑफ u वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व हो रही, टा ऑफ u वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस टा ऑफ -v लिखा हुआ है, और हमें पता है, हम लोगों ने भी प्रूव किया है कि टा ऑफ माइनस कोई एलिमेंट हो तो उसका आंसर क्या आता है, टा ऑफ माइनस का आंसर माइनस इन टा ऑफ वो एलिमेंट आता है। टा ऑफ जैसे यहाँ पे प्रूव किया है, टा ऑफ -u का आंसर क्या आ रहा है, माइनस टा ऑफ u क्या है, इस पहले सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने u2 की जगह -v पुट किया, u2 भी पहले सेट का एलिमेंट ही है, तो टा ऑफ -v की जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अगर आप इस पहली कंडीशन को यूज़ करेंगे, ये हम लोगों ने भी प्रूव किया है कि टा ऑफ माइनस कोई भी एलिमेंट हो, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू टा टी ऑफ वही एलिमेंट। यहाँ पे टी ऑफ -v का आंसर क्या बन जाएगा, टी ऑफ -v का आंसर बन जाएगा हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, और एक बन जाएगा टी ऑफ v वैसे बन जाएगा ये वाला। तो अब यहाँ पे ये वाली सेकंड कंडीशन जो है वो प्रूफ हो जाएगी, जो हम लोगों ने हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए गिवन दी गई है। तो इन वे को फॉलो करते हुए जो है ना, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए हम ये दोनों कंडीशन जो है प्रूव कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दी हुई है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड कंडीशन को यूज़ करेंगे तो ये वाली कंडीशन प्रूव हो जाएगी, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन को यूज़ करेंगे तो ये वाली कंडीशन जो है प्रूव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि अगर कोई हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमेशा ये कंडीशन होल्ड करेगी कि टा ऑफ माइनस कोई भी एलिमेंट हो, हमारे पास आंसर में क्या आएगा, माइनस टा ऑफ
टी ऑफ डाटा एलिमेंट, और अगर टी ऑफ यू माइनस वी लिखा हुआ हो, टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी। तो ये कंडीशन भी हमेशा होल्ड करेंगे अगर हमारे पास कोई फंक्शन टी जो है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो। अदरवाइज बाय डेफिनेशन जो है वो पहले ये वाली दो कंडीशन तो लाजमी सेटिस्फाई करती हैं, ये वाली दो कंडीशन कि प्लस करने से भी आंसर सेपरेट हो जाता है और स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर जो है वो सेपरेट हो जाता है। बाय डेफिनेशन ये वाली दो वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करती हैं हमेशा। लेकिन इस एग्जांपल को सॉल्व करके हम लोगों ने ये भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ये वाली कंडीशन भी हमेशा सेटिस्फाई होती है अगर हमारे पास टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये वाली कंडीशन भी हमेशा सेटिस्फाई होती है अगर हमारे पास टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये एग्जाम्पल है जो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थी, हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड की है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर है 29 को छोड़ देंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या है, आपको एक फंक्शन गिवन दिया गया है, टी फंक्शन दिया गया है आर स्केयर से आर स्केयर तक। अब आपको याद हो हम लोग प्रूव कर चुके हैं वेक्टर स्पेस की एग्जाम्पल में कि आर की पावर एन जो है वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है फील्ड के ऊपर, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। और आई थिंक और मेरे ख्याल से इन जनरल भी हम लोगों ने प्रूव किया था कि कोई भी फील्ड हो उसकी पावर एन जो है वो उसी फील्ड एफ के ऊपर जो है वो वेक्टर स्पेस हमेशा लाजमी बनती है। अब एन की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो किस कोई भी फील्ड हो उसकी कोई पावर अगर आप ले लेंगे तो वो उसकी जब पावर ले लेंगे तो वो जो नया सेट बनेगा आर की पावर 3 बनेगा या आर की पावर 2 बनेगा या आर की पावर 4 बनेगा, वो जो नया सेट बनेगा वो उसी आर के ऊपर या फील्ड के ऊपर क्या बन जाता है, हमेशा वेक्टर स्पेस बनता है। इसका प्रूफ भी हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आर स्केयर भी वेक्टर स्पेस है फॉर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, आर स्केयर भी ये वाला आर स्केयर भी वेक्टर स्पेस है फॉर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो उसने दो वेक्टर स्पेसेस यहाँ पे ली हुई हैं, वो लगभग दोनों सेम ली हुई हैं। तो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस तक एक फंक्शन उसने यहाँ पे लिखा हुआ है टी फ्रॉम आर स्केयर टू आर स्केयर, और फंक्शन जो है वो डिफाइन इस तरह किया हुआ है, ये वाला फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन कैसे किया है, आर स्केयर क्या है, उसमें उसमें ऑर्डर पेयर होते हैं, तो टी में एक ऑर्डर पेयर पुट कर दिया है। और ऑर्डर पेयर पुट करने के बाद क्या है हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर भी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर ही हमेशा आना चाहिए दूसरे सेट में, क्योंकि ऑर्डर पेयर ही है तो आंसर भी हमारा ऑर्डर पेयर आना चाहिए। तो कैसे डिफाइन करता है फंक्शन को कि टी में जब भी कोई ऑर्डर पेयर पुट करेंगे लेट्स से x1 x2, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास आना चाहिए -x2 x1। यानी कि ये वाला x2 जो है वो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, उसके साथ माइनस आ जाएगा, और ये पहले वाला x1 जो है वो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो कहता है इस तरह आप लोगों ने फंक्शन डिफाइन करना है। ये फंक्शन हम लोगों ने हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि हमें फंक्शन इस तरह डिफाइन करना है, और इस तरह डिफाइन करने के बाद फिर वो कहता है कि चेक करें जो टी हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले चेक कर लें कि जो भी फंक्शन हमें गिवन दिया गया है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो चेक करें कि उस फंक्शन में अगर पहले सेट का जीरो एलिमेंट पुट करने से अगर दूसरे सेट का जीरो एलिमेंट आता है तो फिर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं। फिर आप जो है उसको जनरली चेक करें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। लेकिन अगर किसी फंक्शन में ये जीरो पुट करने से यहाँ से जीरो की इक्वल नहीं आता, तब हम वहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को कह देंगे हमारा फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। जैसे वेक्टर स्पेस के केस में होता है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस में अगर किसी सेट में जो है वो जीरो एलिमेंट नहीं है तो वो वेक्टर स्पेस जो है वो कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी सेट में जीरो एलिमेंट है तो फिर हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि वो वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है नहीं करता। अगर सारी करता है कंडीशन तो फिर वो वेक्टर स्पेस होगा, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर वो वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं होगा। सेम इसी सेंस में यहाँ पे ये जो जीरो वाला केस जो हम यूज़ करेंगे कि अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में टी ऑफ जीरो का आंसर जीरो के इक्वल नहीं आता, तब हम वहाँ पे कह देंगे कि वो फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। और लेकिन अगर टी ऑफ जीरो का आंसर जो है वो जीरो के इक्वल आ जाता है, तब हमें क्या करना होगा, तब हमें फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन जो है वो चेक करनी पड़ेगी ताकि हमें कन्फर्म हो सके कि वो फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक करें कि टी ऑफ जीरो का आंसर जीरो आता है नहीं आता, तो पहले सेट का जीरो एलिमेंट कौन सा है, पहले सेट में क्योंकि आर स्क्वायर है ऑर्डर पेयर होते हैं, तो पहले सेट का जीरो एलिमेंट क्या होगा 0,0। ये क्या है, ये पहले सेट का जीरो एलिमेंट है। इस पहले सेट के जीरो एलिमेंट को हम फंक्शन पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर जीरो आता है नहीं आता, दूसरे सेट का जीरो आता है नहीं आता। तो ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसमें 0,0 पुट करके देखते हैं इस फंक्शन में। तो फंक्शन में 0,0 पुट करते हैं तो x1 भी जीरो है y1 भी जीरो है। तो इस फंक्शन में 0,0 अगर हम पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास आना चाहिए माइनस ऑफ सेकेंड कंपोनेंट कॉमा फर्स्ट कंपोनेंट। तो हमारे पास आंसर आएगा -0,0 और ये -0,0 एक्चुअली क्या होता है, ये 0,0 ही होता है। तो ये देख लें हमने फंक्शन में जीरो पुट किया है, पहले सेट का जीरो एलिमेंट पुट किया और हमारे पास दूसरे सेट का जीरो एलिमेंट आंसर में आ गया है। इसका मतलब अब हमें वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की को प्रूव करने के लिए हमें जनरली चेक करना होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो
ये फंक्शन है या नहीं, मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है नहीं करता। अगर यहाँ पे ये वाला केस बन जाता कि यहाँ पे टी ऑफ जीरो का आंसर जीरो के इक्वल ना आता, तब मैंने कह देना था कि ये फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जीरो के इक्वल आ गया है, इसलिए हमें फिर जो है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है वो वाकई एक्चुअली में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। ये जीरो वाला केस हम तब भी जो हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास जीरो पुट करें फंक्शन में, यहाँ से हमारा जीरो के इक्वल ना आए। अगर हमारा आंसर जीरो की इक्वल नहीं आता तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और अगर जीरो की इक्वल आ जाता है तब हमें जो है वो जनरली चेक करना होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो कंडीशन है उनको चेक करना पड़ेगा कि वाकई ये फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो फंक्शन को क्योंकि हमारा जीरो का आंसर जीरो की इक्वल आ गया, इसलिए हम क्या जनरली चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। उसके लिए हम जो है वो सेकंड क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को पढ़ते हुए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक आप दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अलग अलग चेक कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जो है वो इकट्ठा ही चेक कर लें। यहाँ पे जो एग्जांपल सॉल्व की इन्होंने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जो है वो इकट्ठा ही चेक किया हुआ है यहाँ पे, तो हम भी इकट्ठा चेक कर लेते हैं। दो एलिमेंट लेंगे फील्ड में से ए और बी, और दो एलिमेंट लेंगे x1 x2, और एक एलिमेंट है और y1 y2 ये दूसरा एलिमेंट है। ये दो एलिमेंट ले लेंगे पहले सेट में से जिसमें, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। उसके बाद ए को x1 x2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे और बी को y1 y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपस में ऐड भी करेंगे। ऐड करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, टा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आपके पास ये फंक्शन में एक क्या पुट किया हुआ है, एक ऑर्डर पेयर पुट किया हुआ है, और यहाँ में भी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है कि फंक्शन में अगर हम ऑर्डर पेयर को पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए माइनस ऑफ सेकंड कंपोनेंट कोमा फर्स्ट कंपोनेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट क्या है, ax2